नमस्ते। कभी सोचा है कि आज का जो भारत है वो असल में बना कैसे? चलिए एक सफर पर चलते हैं समय में लगभग 190 साल पीछे और उस कहानी को समझते हैं जब व्यापार करने आई एक कंपनी शासक बन बैठी और एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1757 से, जब ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखी गई और ये ख़त्म होती है 1947 में, भारत की आज़ादी की सुबह के साथ। मतलब करीब करीब 200 साल की एक ऐसी दास्तां जो संघर्षों, बदलावों और आखिर में जीत से भरी हुई है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ना आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई एक कंपनी कैसे हुकूमत करने लगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक देश, एक राष्ट्र जाग उठा। इसके बाद बात होगी स्वराज के लिए उस जबरदस्त लड़ाई की। और आखिर में हम समझेंगे कि इस पूरे दौर की विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कंपनी से क्राउन तक। ये वाकई में हैरान करने वाली कहानी है कि कैसे बस कुछ व्यापारी पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने लगे। अब देखिए, ये जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता था ना, इसके 3 बड़े पड़ाव थे। पहला, 1757 की प्लासी की लड़ाई। इसने तो समझो कंपनी के लिए दरवाजे ही खोल दिए। फिर आया 1764 बक्सर की लड़ाई। इसने उनके कब्जे पर पक्की मोहर लगा दी। और आखिर में उन्होंने धीरे धीरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया। मतलब एक तरह से देश की नब्ज ही पकड़ ली। पर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल टेकओवर नहीं था, ये एक इकोनॉमिक भूचाल था, एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव। इसे आप एक दो-धारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत के जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग थे उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया, और दूसरी तरफ ब्रिटेन का अपना टेक्सटाइल ट्रेड वो आसमान छू रहा था और इसकी कीमत चुका रहा था भारत। और फिर वो साल आया 1857, एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज़ादी की पहली लड़ाई, एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। अब देखिए, ये जो बगावत हुई, ये कोई एक दिन में नहीं हुई। ये तो दशकों से जो गुस्सा सुलग रहा था ना, उसका एक धमाका था। जरा सोचकर देखिए, लोगों की जमीनें जा रही थीं, टैक्स बहुत ज्यादा था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी, वो कारतूस वाला मामला। बस इसने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। और यहां पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हाँ, इस विद्रोह को दबा तो दिया गया, लेकिन इसने एक बहुत कीमती चीज जगा दी। और वो थी एक नेशनल आइडेंटिटी, एक राष्ट्रीय चेतना। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, और 1858 में भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। तो सवाल उठता है कि इस राज में जिंदगी कैसी थी? क्या ये सिर्फ दमन की कहानी थी? नहीं, ये कहानी एक राष्ट्र के जागने की भी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एक जागृत राष्ट्र। इसी दौर में ना भारत के अंदर से ही सोशल रिफॉर्म्स की एक जबरदस्त लहर उठी। सदियों से चली आ रही कुरीतियों को सीधी चुनौती दी गई। सती प्रथा का खत्म होना, विधवाओं की दोबारा शादी को बढ़ावा मिलना, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाना, ये सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, ये पूरा का पूरा समाज बदल रहा था। और इस बदलाव के पीछे कौन थे? राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। ये वो लोग थे जिनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। इन्होंने पुरानी सोच को चैलेंज किया और एक नए मॉडर्न इंडिया की बुनियाद रखी। और इसी माहौल में साल 1885 में एक और बड़ा काम हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स तक नहीं रह गई थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत थी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, स्वराज का संघर्ष। इस पॉइंट से आज़ादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी, वो एक पूरे देश का आंदोलन बन गई। इस संघर्ष में कई बड़े बड़े पड़ाव आए और हर पड़ाव ने भारत को आज़ादी के एक कदम और करीब ला दिया। 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, फिर 1919 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का नमक सत्याग्रह, और फिर आखिर में 1942 की वो गूंज, भारत छोड़ो। और हाँ, ये लड़ाई किसी एक इंसान या एक तरीके की नहीं थी। इसमें तिलक और गोखले जैसे शुरुआती नेता थे, तो महात्मा गांधी का अहिंसक रास्ता भी था। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी भी थे। यही तो भारत की खूबसूरती है, अलग अलग रास्ते पर मंजिल एक, आज़ादी। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर,
एक युग की विरासत। सवाल यह है कि जब 1947 में अंग्रेज गए तो वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए। चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। आज भारत की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, उसकी कुछ जड़ें ब्रिटिश कानूनों में ही मिलती हैं, जैसे कि 1909, 1919 और खासकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भले ही ये एक्ट बहुत लिमिटेड थे, लेकिन जाने अनजाने में इन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर का वो ढांचा तैयार कर दिया जो आज़ाद भारत के संविधान का आधार बना। पर बात सिर्फ कानूनों की नहीं है। इस दौर में और भी बहुत कुछ बदला। रेलवे ने देश को फिजिकली जोड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान किया। एजुकेशन ने एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार किया। और प्रेस ने राष्ट्रवादी सोच को घर घर तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल निभाया। ये सब चीजें एक तरह से मॉडर्न इंडिया की नींव के पत्थर थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विरासत बड़ी मिली-जुली थी। एक तरफ हमें लोकतंत्र मिला, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिला, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस मिले, लेकिन दूसरी तरफ हमें मिला बंटवारे का एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भर सकता, एक ऐसा दर्द जो आज भी महसूस होता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, इन 190 सालों की असली विरासत क्या थी? क्या ये एक मजबूत और मॉडर्न देश की नींव थी, या फिर ये सिर्फ शोषण और बंटवारे की एक दर्दनाक कहानी थी? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी तलाश रहा है।